अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में आज कोरोना के 1831 मरीज सामने आए हैं। कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। रिकॉर्ड 63 अमवात हुई हैं अब तक की, ये सबसे ज्यादा होने वाली अमवात हैं। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 64,520 जबकि 1346 लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। टोटल अब तक जो नंबर है कोरोना मुतासरीन के लिहाज से पाकिस्तान अब दुनिया में 18वें नंबर पर आ चुका है। और मुशीर सेहत जो हैं डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात बढ़ने का खदशा है। एक तरफ जो वजारत सेहत है वो हमें ये बता रहे हैं कि खतरात मंडला रहे हैं, खतरात बढ़ने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुल्क को मजीद खोलने की भी बात हो रही है, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि शायद बंद कर देंगे, खोल देंगे, बंद कर देंगे। जाहिर है इस पॉलिसी के अंदर जो है वो लोग ये सवाल करने में हक बजानिब हैं कि आगे करना क्या है। अगर आपने खोलना है तो फिर जिस तरह ताजिर बिरादरी कह रही है पूरा खोल दें, जिस तरह दूसरी कम्युनिटीज कह रही हैं पूरा खोल दें। अगर आपने बंद करना है तो बंद करने के लवाजमात भी पूरे नहीं है। अगर हम देखें जो टेस्ट का नंबर है दुनिया के मुकाबले में, हम शायद अभी 15-20% भी ये काम नहीं कर पाए हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म ने एक इजलास किया जिसमें ज़ाहिर फैसला किया जाएगा कल करना है, जो कि कौमी राब्ता कमेटी का इजलास इतवार को तलब किया है। उसमें कहा है कि चारों सूबों में लॉकडाउन और कारोबार देने के हवाले से क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, इस पर बात होगी। थोड़ी देर पहले अपने तर्जुमानों से भी बात की है, उसमें भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, वो भी ज़रा आपके सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म ने उसमें कहा कि करप्ट सियासतदान माफिया की मदद करते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ वाज़े सबूत आ चुके हैं और शहबाज शरीफ केस में कोई इबाहम नहीं बचा है। मजीद चीनी शुगर स्कैंडल, ये सारी चीज़ों पर भी जो है बात की है। और तीसरा मामला है तोशा खाने का, जिससे साबिक वज़राए आज़म ने जो है वो गाड़ियाँ ली और वो फ़ायदा उठाया, वो नैब ने उसके लिए रेफरेंस बनाया। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद नदीम अफजल चंद साहब, मुआविन खुसूसी बराए पार्लिमानी रवाबित PTI, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। मोहम्मद जुबैर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। मोहम्मद जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज, वैसे मैंने बात तो कोरोना वाले मामले पे ही करनी है, जो खोलना या बंद करना, लेकिन अभी कुछ देर पहले एक इजलास मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की, आप भी मौजूद थे उसमें? जी मौजूद। तो क्या बातें हुई हैं उसमें, क्या कहा? देखिए कि मीडिया स्ट्रेटजी डिस्कस हुई है, जो इश्यूज हैं आवाम के जो मीडिया पे ऊपर हैं, और बहुत सारी चीज़ें इस हवाले से डिस्कशन हुई है। टिड्डी दल के ऊपर डिस्कशन हुई है, जो किसानों के इस वक्त सबसे बड़ा मसला दरपेश कोरोना की हाई जा रही है। लोगों को किस तरह कम्युनिकेट करना है कि लोग अपने आप को बचाएं, लोग हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है, बहुत सारी। फिर इकानमी के ऊपर कोरोना के शहबाज शरीफ के बारे में भी कहा कि उनके खिलाफ वाज़े सबूत आ चुके हैं। देखिए शहबाज शरीफ साहब के बारे में हमने सवालात, आप डिस्कशन थी हमारी, उसमें यकीनन यह था कि इन केसेस को कहीं मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए। और इतने बड़े केसेस आ गए, इतने बड़े सबूत आ गए हैं, तो इनको नैब को कार्रवाई करनी चाहिए या FIA को, या इसके चीज़ों को आगे चलना चाहिए, और ताकि लोगों को अकाउंटेबिलिटी फिर जेन्युइन अशराफिया की होती नजर आए। लेकिन साहब ये कहा है कि उनके केस में अब कोई इबाहम नहीं बचा, सबूत वाज़े सबूत आ गए उनके खिलाफ। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह कभी नहीं कहा कि सबूत आ गए। इस तरह हमारी मीटिंग में ये तो शहजाद अकबर साहब ब्रीफिंग देते होते हैं, आज वो नहीं थे, ठीक है। और लेकिन हमें ऑलरेडी इसके ऊपर ब्रीफिंग मिलती रहती है। सारे अब तो मीडिया, जो मीडिया में आता है वही हमारी ब्रीफिंग है। तो इस हवाले से PM ने कभी इस तरह दावा नहीं कभी इस तरह किया कि सबूत आ चुके हैं। वो कहते हैं केसेस हैं, करप्शन अक्रॉस द बोर्ड, अकाउंटेबिलिटी होगी, सब की होगी। और शुगर चीनी स्कैंडल पे वज़ीर आज़म चीनी स्कैंडल वाले मसले को बड़े उसको ये कह रहे हैं कि ये एक तारीखी इकदाम है हुकूमत का। है भी तारीखी इकदाम। लेकिन आदिल भाई आप ये ठीक बात है। आप देखें इस मुल्क में शुगर का कार्टल, मैं तो हमेशा शुरू से 2008 से लेकर 13 तक मैं असेंबली में भी था, तो यकीनन मैं बोलता था, और बोलता क्योंकि मैं खुद गन्ने का काश्तकार भी रहा हूँ, और अब तो मेरा नहीं होता, लेकिन मुझे पता है कि शुगर मिलें करती क्या है, किसान के साथ क्या करती हैं, क्या खलवाड़ होता है इस मुल्क में। और हमेशा वो पावर कॉरिडोर का हिस्सा रहे, और वो उनके आल इन आल रहे। पॉलिसीज वो खुद बनाते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज उनके बतायत होती हैं जिन्होंने रेगुलेट करना होता है उनको, खा वो SCCPO का, क्योंकि हुकूमतों में होते हैं ना, हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, गैंग अप हुए हैं। और ये पहली हुकूमत है जिसने इसके ऊपर कमीशन बनाया, JIT बनाई, और इसको लोगों को सामने दिया, और इसके आइंदा इसकी पॉलिसी भी बनेगी, शुगर पॉलिसी। और देखें बड़ा मुश्किल होता है जिसमें आपके अपने लोग भी कुछ नाला हो जाए, तो ये एक तारीखी कदम तो है। इसको अगर कोई कहे कि नहीं है तारीखी कदम, तो वो फिर आए ना किसान की जगह खड़े होके देखे
तो वो उधर बैठ के देखे कि होता क्या था। होता क्या। ठीक, मोहम्मद जुबैर साहब, ये जो अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आज़म ने बात की अपने तर्जुमानों से, उसमें जो खबरें आई हैं उससे मुताल्लिक उन्होंने ये कहा कि एक तो शहबाज शरीफ साहब के केस में कोई इबाम नहीं बचा है। चंद साहब कह रहे हैं वाज़े तौर पे तो ये नहीं कहा, लेकिन जाहिर है ये एक हिस्ट्री तो है, ये चीजें हम देख रहे हैं जो कुछ सामने है अभी। और साथ ही उन्होंने कहा करप्ट सियासतदान माफिया की मदद करते हैं और चीनी स्कैंडल को वो एक बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं वज़ीर आज़म इस सारे प्रोसेस के अंदर। वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीटीआई की गवर्नमेंट की। अच्छा, एक तो मेरा ख्याल है आदिल प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, तो एक असूल, क्योंकि नदीम अफजल चंद के साथ बड़ा मुश्किल होता है मेरे साथ, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं लेकिन बीच में इतना बोलते हैं कि मुझे मौका नहीं देते हैं। सो अपनी अपनी बारी पर जो भी उन्होंने इल्ज़ामात जो भी कहना है, सो लेट्स एग्री ऑन दैट बेसिक काउंटर। मैं नहीं इंटरफेयर करूँगा, ना वो इंटरफेयर करेंगे। चीनी स्कैंडल आदिल बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। एक तरफ 21 करोड़ अवाम है जिनकी मुश्किल थी कि चीनी की प्राइसेस इतनी बढ़ गई थी। यही मसला था ना जनवरी में, दिसंबर में, और उससे पहले क्या हुआ था? सही। चीनी शॉर्टेज थी नहीं थी, वो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उसको अगर शॉर्टेज नहीं थी तो वो क्यों मार्केट में नज़र आई थी। लेकिन असल चीज़ ये थी कि जब पाकिस्तानी अवाम बाज़ार जा रहे थे तो उनको चीनी बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी, और उसकी महंगाई का तनासब उससे लगाया जा सकता है कि जब PMLN की हुकूमत 2013 में आई थी तो 55 रुपये थी कीमत, और जब गई थी तो 54 रुपये थी। और जब चीनी का स्कैंडल बाहर आया है, वो चलता रहा, वो एक्सपोर्ट्स में मैं अभी नहीं जा रहा, तो चीनी 85 रुपये हो गई थी, 80-85 रुपये, वो अब भी है। अभी भी आप ये देखें अभी भी कि असल जो इशू है, अभी आप जो पाकिस्तान के गरीब अवाम है वो देख रहे हैं इस हुकूमत की तरफ कि ये नारेबाजी कर रही है, वो जी रिपोर्ट शाया कर रही है, वो कह रहा है भाई मुझे चीनी कितने की मिल रही है। आप मेरे कभी एक दफा आपने किसी हुकूमती ओहदेदार को ये बात करते हुए सुना है? रोज शहजाद अकबर आके या नदीम अफजल चंद या कोई और आके कहते हैं कि जी देखें जी आज तक तारीख में रिपोर्ट नहीं। भाई रिपोर्ट की बात हो रही है, ये लोगों के मसले की बात हो रही है। आपने मसला हल करना था या आपने रिपोर्ट शाया करनी थी? रिपोर्ट आपने इसलिए बनाई थी और शाया की थी कि आपने वजीर आजम को बड़े प्यार मोहब्बत से उससे उसकी जिम्मेदारी, जो कि वो डायरेक्टली सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और भी हैं, रज़ाक दाऊद भी हैं, ECC के चेयरमैन भी हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब भी हैं, और पूरी काबीना भी है, और ECC के मेंबरान भी हैं। और फोरेंसिक ऑडिट जो होता है ना आदिल, वो ये होना चाहिए था कि ECC ने जब एक्सपोर्ट का फैसला किया था तो क्या गुफ्त शनीद हुई थी, किसने क्या कहा था, मिनट्स क्या थे, और जब काबीना में आया था तो उस वक्त ये सवालात उठाए गए थे कि 10 लाख चीनी। और अभी तो हमारी हुकूमत आई है, अभी ये पहला फैसला ECC क्यों कर रही है? इतनी आज तक कभी तारीख में 10 लाख टन एक साथ एक्सपोर्ट की इजाजत दी है फॉर अनलिमिटेड ड्यूरेशन विदाउट एनी कंट्रोल्स बीइंग स्पेसिफाइड। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग इन द पास्ट। पहले तो आप इन चीजों का जवाब देंगे या नहीं देंगे? सर 7 पॉइंट समथिंग टन आपकी गवर्नमेंट भी कर चुकी है, शायद हम खराब हैं लेकिन आप ज्यादा खराब थे। सर टोटल 26 अरब की सब्सिडी तो आपके दौर में भी दी गई, 6 अरब मियां साहब के दौर में, 20 अरब नहीं वैसे पॉइंट क्लियर करना, 7.5 टन तो शायद साहब भी कर चुके हैं अपने दौर में। यू हैव टू गिव मी टाइम ऑन दिस सर, आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ टाइम। बाद में ना पूछना। जी हाँ ओके। जनवरी में जब लोगों के अवाम से जेबों से 50-60 बिलियन रुपए जेबों से निकल के अशराफिया की जेबों में गए, तो उस वक्त क्या इशू ये था कि 2017 में, 2015 में या 2010 में सब्सिडी कितनी थी? वो जरूर तहकीक करें, मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन ये आप करके ये कहने के भाई हमने सब्सिडी दी है, वी स्टैंड बाय दैट, और हम ECC के मिनट्स हों, काबीना के मिनट्स हों, आप बिल्कुल उसकी जांच पड़ताल कर लें। लेकिन मुकाबला ये नहीं हो रहा। मुकाबला ये है कि इस 21 करोड़ अवाम उसी मुसीबत में आज हैं जिस मुसीबत में जनवरी में थे, जिस मुसीबत में दिसंबर में थे, जिस मुसीबत में पिछले साल थे, उसी मुसीबत में हैं। उसको तो एड्रेस करें। ठीक, दैट इज देयर। देखिए मैं इनके 2 सवालों का जवाब दूं शॉर्टली। एक कहते थे कि नून लीग के दौर में 55 रुपए कीमत थी चीनी की। हाँ। इनसे पूछे गन्ने की कीमत क्या थी उस वक्त? गन्ने की 120 रुपए ऑफिशियल थी, लेकिन किसान को गन्ने की कीमत नहीं मिलती थी। करोड़ों रुपया शुगर मिलों के जिम्मे था, जो आज 1 पैसा भी किसी किसान का शुगर मिलों के जिम्मे नहीं है। उस वक्त किसान पैसे मांगने जाते थे,
तो आगे से पुलिस उनको मारती थी। आज इज्जत के साथ पैसे मिल गए। कच्ची पर्चियों पे हिसाब होता था। कच्ची पर्चियां, सीपीआर कहते हैं जुबैर साहब उसको, सीपीआर। सीपीआर कंप्यूटराइज नहीं मिलता था। उधर कोई और मैं नहीं बोला ना, मैं नहीं बोला, मेरी बात सुन ले। मैं आपको ओपन बात कर रहा हूं और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। अगर आप इसका कि शुगर सेस के पैसे आपके दौर में कभी किसान की मर्जी से नहीं लगे थे। पहले तो कटते भी सही नहीं थे, जो किसान के कटने होते हैं और शुगर मिल का भी शेयर होता है वो प्रॉपर उसकी कटौती भी नहीं होती थी। किसान का वेट कंडे वाला भी खाता था और जो हुकूमत पर्चे देती थी वो कंडे वालों पे देती थी। कभी शुगर मिल मालिक पे एक पर्चा नहीं हुआ। निकाल के अपना 10 साल रिकॉर्ड उठाकर देख ले, छोटे कंडे वालों पे पर्चा, अपने मुलाजमीन पे पर्चा। भाई कमाए। मैं कहता हूं आप डिफेंड किसको कर रहे हैं? यहां तो आप कहेंगे मैं छोड़ दे किस पार्टी की थी, अक्रॉस द बोर्ड में बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि ये जो शुगर मिल एसोसिएशन थी, ये क्यों 80 खानदान ही लगाए थे? इसमें आम बिजनेसमैन जिसका रियासत के साथ या सियासत के साथ या ब्यूरोक्रेसी के साथ तल्लुक ना हो, वो बिजनेसमैन इसमें से माइनस करके देख ले वो किधर गए। वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। वो शुगर मिलें क्यों बेच गए और ये बड़े लोगों ने क्यों खरीद ली? जिनका सियासत में हुकूमतों में गठजोड़ था। ये आप उस माफिया को डिफेंड, ये टॉपिक है ना कि कीमत बढ़ी, ये एक छोटा टॉपिक है। असल प्रॉब्लम ये है कि 30 सालों में ये 80 खानदान इस मुल्क को निचोड़ने के लिए, खाने के लिए। ओके सर, ये तो पॉइंट है, लेकिन चंद साहब एक बात तो है ना, कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी अगर चीनी 85 रुपए की मार्केट में मिल रही है तो उससे आवाम को नीचे ग्राउंड पे बेनिफिट क्या मिला है? मुझे ये बताएं। मैं एग्री करता हूं, मुझे चीनी, मुझे इतनी, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। मुझे मेरी तरफ से आधी ऑपोजिशन जेल चली जाए अगर शुगर मिलें पूरी जेल चली जाए, लेकिन अगर चीनी में 85 रुपए किलो खरीद रहा हूं तो मुझे फर्क क्या पड़ेगा? इससे किसान के गन्ना काश्त करने से लेकर शुगर मिल बेचने तक और उसके जितना कंपोजिशन है, उसका रेट हो, उसकी एक्सपोर्ट में फ्रॉड हो, उसके जेली इनवाइसेस हो, टैक्स का फ्रॉड हो, उसका ये बहुत सारे पोर्शन है। ठीक है, मैं एक पोर्शन कर रहा हूं, मगर ये बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी पर्टिनेंट है। रिलीफ मिलना चाहिए और मैं इत्तेफाक करता हूं। अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो ज्यादती है। पॉलिसी की रिफ्लेक्शन ग्राउंड पे ना हो तो ये सवाल तो बहरहाल बनता है, बेशक छोटा हो या बड़ा हो। मुस्तफा खोखर साहब ये क्रेडिट तो दें, वो कहते हैं करप्ट सियासतदान माफिया की मदद करते हैं। ये जितने लोग शुगर मिल्स में रहे हैं या पॉलिटिशियंस भी रहे हैं, ये हर पार्टी में होते हैं। आपकी पार्टी में भी रहे हैं, जुबैर साहब की पार्टी में भी रहे हैं, अभी इनकी पार्टी में भी हैं। पार्टियां यरगमाल हैं, इस हद तक यरगमाल हैं कि पॉलिसीज ये बनाते हैं, सब कुछ ये डील करते हैं। तो इस हद तक तो बात ठीक है कि हमें खुश होना चाहिए कि यार वाकई सियासत भी थोड़ी, साहब के पास चांस है आजाद करवा ले, सियासत से भी आजाद हो सकते हैं। वो तो भी एक और भी बड़ा मसला खड़ा हुआ है, तोशे खाने वाले भी कहानी आ गई है। लेकिन ये तो बड़ा अच्छा मौका है ना जी कि सब इसको मिलके कहें कि हाँ ये एक माफिया था जो ऑपरेट करता था सारे सिस्टम को, मेक एंड ब्रेक में शामिल होता था, और हमें कंडेम करना चाहिए जो लोग इससे इतने बड़े बेनिफिशियरी रहे, और जो है वो आवाम को इसका रिलीफ भी मिलना चाहिए और उनकी मोनोपोली हेजमनी भी खत्म होनी चाहिए सिस्टम में। शुक्रिया आदिल भाई। देखिए, बुनियादी बात यह कि हम जब भी कोई गुफ्तगू करेंगे तो हम सबसे पहले उस गुफ्तगू के कुछ असूल तय करेंगे। मेरे नजदीक इस गुफ्तगू का ये जो रिपोर्ट आई है, एक पहला असूल जिसके मेरे ख्याल है कि आप भी डिसएग्री नहीं करेंगे, नदीम भी डिसएग्री नहीं करेगा और जुबैर साहब भी डिसएग्री नहीं करेंगे कि रिपोर्ट बहरहाल रिपोर्ट है, वो एक जजमेंट नहीं है, ना वो कोई आसमानी सहीफा है। बहुत सी रिपोर्टें शाया होती हैं, रिपोर्टों के अंदर लोगों के ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं, लेकिन आखिरी जो लफ्ज है इसके ऊपर, जो फाइनल इसके ऊपर किसी ने अपनी राय देनी है, वो अदालत ने देनी है। और अदालत के फैसले को हम रिपोर्ट की बुनियाद पे ना किसी को हम मुल्जिम ठहरा सकते हैं और ना ही रिपोर्ट की बुनियाद पे हम किसी को बरी जुम्मा करार दे सकते हैं। ये एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है, इस वक्त हमें देनी चाहिए तमाम लोगों को जिनके रिपोर्ट के अंदर नाम है। अब खान साहब का, आदिल भाई, अगर आप देखें तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दोनों बड़ी पार्टियों के खिलाफ जो उन्होंने अपनी सियासत की और जो उसकी बुनियाद उन्होंने रखी, उसके अंदर एक लफ्ज वो हमेशा इस्तेमाल करते थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और जो कि हमें सेपरेट करता है बाकी पॉलिटिकल पार्टी से। और जब मैं हुकूमत में आया तो मेरी हुकूमत में कोई ऐसे लोग नहीं होंगे कि जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अच्छी बात है, किसी भी हुकूमत में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब हम क्या देखते हैं कि सूरत हाल बिल्कुल उसके बरअक्स है। वो लोग जो जिनका इस रिपोर्ट के अंदर जिक्र है, कम अज कम खान साहब जो खुद जब मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर पैनामा की रिपोर्ट आई तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि आप इस्तीफा दें, और इस्तीफा देने के बाद अगर आपको अदालतें बरी कर देती हैं तो आप बिलाशुबा वापस दोबारा अपना मनसब संभालें। तो अगर वही फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो खुसरो साहब इस वक्त वजीर है,
काबीना में मौजूद हैं, रिपोर्ट में उनका जिक्र है। असद उमर साहब, उनके किरदार के बारे में सवालात हैं। एक सूबे के वजीर आला बुज़दार साहब जिन्होंने सब्सिडी दी, सब्सिडी और उसका जवाब मज़ाक़खेज़ जवाब उन्होंने दिया जब उसके इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए कि मेरे तो इल्म में नहीं है, मुझे याद नहीं है कि मैंने कब इजाजत दी। तो ये खान साहब की अपनी जो एक सोच थी, जिस सोच के तहत शायद वो सियासत में आए, ये उसके लिए ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अल्टीमेट फैसला तो इसके ऊपर अदालत ने करना है। लेकिन मैं थोड़ा सा जरा क्विकली, आदिल भाई अगर मुझे इजाजत दें, मेरे भाई ने नदीम ने अच्छी गुफ्तगू की, उसमें उसने किसानों की जो मुश्किलात है उनका जिक्र किया। लेकिन माजरत के साथ अगर हम इससे ये अखज़ कर लें कि किसान की इस वक्त कोई मुश्किल नहीं है और इस मुल्क के अंदर इस वक्त तमाम जो मामलात हैं वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो नहीं। अगर मेरा भाई ये कहे, आज जो अपनी मीटिंग का उन्होंने अहवाल बताया, उस मीटिंग का अहवाल सुनकर तो सच्ची बात है मुझे तो हैरानगी हुई और थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि इस वक्त हमें ये तय करना चाहिए कि हम एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं। दुनिया एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। आपने अपने इंट्रो के अंदर जिक्र किया कि हमारे केसेस कितनी तेजी से खतरनाक हद तक ऊपर जा रहे हैं। हमने उससे कैसे निपटना है? हमारी मईशत के ऊपर इसके बहुत गहरे असरात हो रहे हैं। हमने बजट 5 तारीख को इजलास है, अगले महीने हुकूमत ने बजट लेकर आना है। काश मेरा भाई बताता कि उस मीटिंग के अंदर बजट के हवाले से डिस्कशन हुई है, लोगों को रिलीफ देने के हवाले से डिस्कशन हुई है, जो गवर्नमेंट जो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकी और जो उस पे वैसे बात हुई है। ये बात हुई है कि डेली इजलास होंगे, मीटिंग्स होंगी, 12 जून से पहले जो है वो रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स होगी। ये तो मैंने खुद भी देखा है। शिबली भाई ने ब्रीफिंग देनी है, मैं इसलिए मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या मेरे भाई अभी जो जितनी बातें दोनों भाइयों ने की है, इन्होंने ये क्या ये समझते हैं कि शुगर मिल्स, ये जो चलो हम माफिया का लफ्ज ये कहते हैं ना इस्तेमाल करें, ये शुगर मिल्स हैं ये खून नहीं निचोड़ती, इनसे एक लफ्ज में ये हाँ या ना का जवाब तो ले ले। चले जी जल्दी कंडेम करते हैं या नहीं करते? छोड़े। अगर इजाजत दीजिए, कता कलामी की माफी चाहता हूँ। ये सवाल आपने खुसरो बख्तियार से किया है, ये सवाल आपने जो आपके पंजाब के, तो मैंने कहा है कोई तो खुसरो साहब का क्या जवाब आया? मैं तो कहता हूँ तो क्या जवाब आया खुसरो साहब का? जिनका सियासत से तल्लुक है या ब्यूरोक्रेसी से तल्लुक है, जिनकी बिल है, उनको नेशनलाइज करना चाहिए इस रिपोर्ट की रोशनी में। नेशनलाइज करना चाहिए, बिल्कुल मेरी राय तो ये है। आपने इजहार किया वज़ीर आज़म से? मेरी राय ये है, मैं ओपन कह रहा हूँ, सारी कौम के सामने कह रहा हूँ, नेशनलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये मिले हैं ये अवाम के खून पसीने की कमाई से बनी। लेकिन जितने पिछले इदारे नेशनलाइज आप करें, मेरे दोनों भाई मेरा साथ दें, इनको कहें जुबैर साहब और सर जुबैर साहब तो प्राइवेटाइजेशन को हेड कर रहे थे, आप उनको नेशनलाइज कराने के चक्कर में मेरे साथ प्राइवेटाइजेशन के एक्सपर्ट से आप नेशनलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, उनको क्या करते हैं? नहीं मैं बिजनेसमैनों की बेशक प्राइवेटाइज रहने थे, जिन्होंने रियासत के बलबोते पे मिलने जिनकी तरक्की की है वो तो नेशनलाइज करें। मैं आता हूँ आप दोनों की तरफ। चीनी सस्ती होने से सबसे बड़ा कदम ये होगा। मैं आप दोनों की तरफ आता हूँ, इस पर भी कमेंट कीजिएगा सर। लेकिन मैं मुस्तफा भाई आता हूँ आपकी तरफ। मुस्तफा एक मिनट मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। तुसी मनु दसो, तुसी मुख्तारे नु कह रहे हो कर बाओ, ए वेखो कितना नंबर हो गया। आप देखें ये इतना नंबर बढ़ गया है और आपकी हुकूमत लॉकडाउन लगाएं ना लगाएं, नरमी सख्ती ये फैसला करेंगे। क्यों क्लियर हेडेड नहीं है कि यार ये चीज इस तरीके से हम इस तरह डील करें? आपको लगता है नहीं है? हुकूमत क्लियर हेडेड है बिल्कुल। देखें आपने मुआशी मसाइल भी लोगों के कवर करने हैं। लॉकडाउन पूरी दुनिया में जिन्होंने लॉकडाउन फुल लॉकडाउन किया था उन्होंने खोल भी दिया है। एक सेकंड स्टेट दिस पॉइंट। या जफर मिर्जा साहब वजीर मुशीर हैं हुकूमत के, उन्हें सुना दें। 64,000 से ज़ायद कन्फर्म्ड केसेस हैं, इनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर केसेस कन्फर्म हमारे सामने आए हैं वो 2,636। किसी भी एक दिन जो मैक्सिमम तादाद केसेस की है जो वफात हो रही हैं उनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के अंदर 57 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। ये वबा फैल भी रही है। ये पूरी वो बात नहीं है, उसमें मैं कोशिश करते शायद वो पूरा काट देते। वो कह रहे हैं हालात, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की भी बात सुनवाइएगा। मैं प्राइम मिनिस्टर की भी बात सुनवाइएगा। For very important for the developing world to at this critical juncture look after the people of the developing world which are struggling. I really welcome the G20 for taking this big initiative of giving debt relief. But bear in mind, this help to the developing world, I'm afraid, has to be much bigger than so far it is being envisaged. The world is not going to recover from this recession if
the bigger part of the world's population is wallowing into poverty. I think if we deal it as a global issue, I think that the world will come out of it. सर आप दुनिया को वो कह रहे हैं जाहिर है कि डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करें सब कुछ और सख्ती नरमी का फैसला 31 मई को बैठ के करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा गलत कर रहे हैं। अगेन मैं अपना रिफ्रेश कर देता हूं क्वेश्चन। मैं नहीं कह रहा कि वजीर आजम अगर समझते हैं कि मुल्क खुलना चाहिए साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन जिस आवाम पर आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं उसका नतीजा मैं अगर आपके सामने रख दूं, सिर्फ मई में 1 मई से 1,93,859 केसेस जो थे 28 मई तक जो है वो आपका फिगर जो है वो इससे ज्यादा हो चुका है। केस जो हैं वो 18,414 हैं 1 मई को, सेहतियाब होने वाले 4,000 समथिंग हैं और अमवात 417 हैं। अब 28 मई को आप देखें ये फिगर जो है वो 5,02,017 है और जो कि अभी तक टेस्ट हुए हैं सिर्फ, और केसेस जो हैं वो आपके 64,028 हैं। सेहतियाब होने वाले मजीद 22,000 हैं और 1,1317 जो हैं वो अमवात हो चुकी हैं। अब ये इजाफा अगर आप देखें 900 का इजाफा अमवात में है, 17,509 का सेहतियाब होने वालों में और 45,914 का इजाफा केसेस के अंदर है। कि जिस स्पीड से चीज बढ़ी है एक महीने में, अवाम से तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ख्याल करेंगे। मुझे ये बताएं कि जो 10 मरले के 5 मरले के मकान में 15 अफराद रहते हैं, जो 2 बंदे छत पे सोते हैं, 2 अपनी डेवड़ी या वेड़े में सेन में सोते हैं और कमरे में बेचारा एक आदत सोता है, उनको एक घर में आप किस तरह बंद कर सकते हैं? और प्रैक्टिकली देहातों में छोटे शहरों में कोई लॉकडाउन कामयाब भी नहीं हुआ। ये मैं ओपनली कह रहा हूं, सारी हुकूमती कोशिशों के बावजूद पुलिस ने मार कुटाई भी की, डबल सवारी पे पाबंदी लगाई, लेकिन लोग बैठ नहीं सकते। एग्रो बेस जहां आप देहातों में जाएं वो अपनी उन्होंने देहातों में काम करना है। छोटे शहरों में लोग दुकानें बेशक आप बंद करें, रेडी वाला बंद करें, उसने शाम को 500 रुपया कमाना है और जाके अपने बच्चे पालने हैं। लेकिन मेरी बात से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आवाम खुद संभाल लेगी? हमें एसओपी भी अब बनाना पड़ेगा, आवाम को एजुकेट करना पड़ेगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को करना पड़ेगा और हुकूमत को भी करना पड़ेगा। और फिर जाके आप लोगों को इसमें, अब शादी हाल पे बेशक आपने बड़ी गैदरिंग्स पे पाबंदी लगाई, आपने मेलों पे पाबंदी लगाई, उर्सों पे लगाई, मजालिस पे लगाई, ये तो हुकूमत ये कामयाब हुई। लेकिन छोटी छोटी जो है ना जी सोशल, जो आपका खरीदो फरोख्त जो प्रॉब्लम, ये इन पे आप इसी तरह कर सकते हैं कि शाम 5 बजे तक बंद करें, 2 दिन हफ्ते में बंद करें, यही पाबंदियां आप लगा सकते हैं। जिस तरह आप कहें ना कि पूरा कर्फ्यू लगा के आप लॉकडाउन, वो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। नहीं, मैं तो ये बात कह नहीं रहा। अमीर आदमी तो अपने घरों में बंद है, 2-2 महीने बंद रहा है, 2-2 महीना बंद है, वो तो सेल्फ उन्होंने कामयाब हुकूमत का। गरीब आदमी कहां बंद हो सकता है यार? उसके बंद होने की जगह ही नहीं है उसके पास एक ये। लेकिन इसको इसी दलील को अगर आप, मैं तो खैर वैसे अगेन मैं ये बात कह रहा हूं कि मुमकिन नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए अब, क्योंकि ज़ाहिर है हालात और भी माशी तौर पे खराब हो गए, लेकिन इसकी दलील ये है कि अगर 15 लोग बाहर निकलेंगे तो शायद 15 को घर में ही होगा। उन 15 में से एक बंदा भी बाहर निकलेगा, आते ही 15 को लगाएगा भी सही ना, क्योंकि वो एक ही कमरे में रहते हैं। एग्री करता हूँ, घर वो पानी भरने के लिए उसको जाना पड़ता है, साफ पीने का पानी नहीं है, सब्जी खरीदने के लिए जाना पड़ता है। कौन सी ऐप इस्तेमाल करेंगे कि उसके घर पानी की बोतल भी पहुंच जाएगी? दोबारा लॉकडाउन क्यों करना चाहते हैं वैसे फिर आप लोग? देखिए लॉकडाउन अब ये डिमांड होती है लॉकडाउन की, लेकिन प्रैक्टिकली लॉकडाउन नहीं हो पाता। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। जुबैर साहब वो कह रहे हैं कि दोनों मिलकर कम से कम इस चीज की मजम्मत कर दें कि जी ये वाकई शुगर माफिया जो है खून चूसता रहा है, माफिया नहीं शुगर इंडस्ट्री खून चूसती रही है आवाम का, और नेशनलाइज करवा देंगे। नेशनलाइज मतलब एक तो मसला सबसे बड़ा पीटीआई की हुकूमत के साथ ये है कि गुलाम सरवर साहब कल बैठे हुए थे आप ही के चैनल पर अरशद शरीफ के साथ, वो प्राइवेटाइजेशन की सपोर्ट कर रहे थे। आज नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं नेशनलाइजेशन होनी चाहिए। तो पहले तो हुकूमत पहले फैसला तो कर ले कि करना नहीं, जवाब नहीं देंगे आपके सवाल का, जो मजम्मत भी नहीं करेंगे। यार नदीम अफजल चंद साहब प्लीज लेट्स हैव सम डिग्निटी। चले आप मैं ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता। आप मुझे मौका ही नहीं देते। तो ऐसे लग रहा है नदीम अफजल साहब। चले आप उस पर अपना वो दे दें पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे सिर्फ ये बताएं सर कि एक तो भाई आप लोग हमें बैक करके बुलाते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू क्या दे दे? मतलब आप लोगों ने बुलाया, मैंने तो आपको कोई पैक नहीं किया। सर आपको नहीं लिखी थी कि यार प्लीज मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो मैंने आपको पैक तो कोई नहीं किया, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं सर। नहीं, मैं तो आपसे तो कर भी नहीं रहा। नदीम अफजल चंद साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप ना करें ऐसा। मेरा ख्याल है आप
पिछले आधे घंटे का जरा टाइम देख लें कि किसको आपने कितना दिया है। नदीम अफजल चंद साहब ही बात कर रहे थे। चलें ज़ुबैर साहब, अब आपकी बारी, आप बात कर लें। जी, कंडेम और इससे नहीं होता। बात ये होती है कि जो हुकूमत वक्त है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो चीनी के चाहे वो माफियाज हैं या जो भी हैं, अगर किसी की, मेरी मिल है और मैं ऑपोजिशन में हूं, मैंने तो नहीं इनकी कनपट्टी पर पिस्टल रख के कहा कि आप ये हरकतें करें, ये ईसीसी से ये फैसले करें, काबीना से ये फैसले करें। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे हैव टू एक्सक्लूसिवली एक्सेप्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहना कि जी सन 95 में ये होता था, बिल्कुल उसकी तहकीकात कर लें सन 95 की। आज आपकी हुकूमत है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? आप ईसीसी के फैसले ओन करते हैं या नहीं करते हैं? आप काबीना के फैसले ओन करते हैं या नहीं करते? पंजाब हुकूमत के फैसले ओन करते हैं या नहीं करते? आप नदीम बाबर हो, वो एनर्जी के हवाले से वो कार्टेल का हिस्सा है, चीनी का हिस्सा, आपने बड़े बड़े नाम आपको सब मालूम है जिसका जिक्र भी है। बात बड़ी सिंपल है। इन्होंने कहा चीनी की कीमत एक छोटा इशू है, अब इन्होंने उसके पीछे एक लंबी कहानी शुरू कर दी भाई। एट द एंड ऑफ द डे, और बाय द वे उस कमीशन की रिपोर्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है और उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सब कुछ शामिल है। वो 46 रुपए या 45 रुपए लिखा हुआ है, तो 85 की क्यों बिक्री है? उसका जवाब देना, उसका जवाब है नहीं। और बाकी इधर चले जाते हैं, उसको कंडेम करते हैं, उसको प्राइवेटाइज करते हैं, उसको नेशनलाइज करते हैं। क्या मजाक हो रहा है? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपने अपनी परफॉर्मेंस क्या की है? आपने अपना क्या दिखाया है? आपने अगर केस इंस्टीट्यूट करना है, किसी ने कोई गलत काम किया था तो हमने तो कभी भी नहीं रोका, आप जरूर करें। आप अगर करना चाहते हैं कि जी नैब में शाहिद खाकान अब्बासी, मोहम्मद जुबैर या जिसके खिलाफ भी आपने केस करना है, आप जरूर करें। लेकिन आपकी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइसेस मेंटेन करने की। नहीं, ये बात और आपकी वो ठीक है। प्राइसेस मेंटेन करना 21 करोड़ आवाम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप इधर उधर ना घुमाए के देखें जी गोल्ड मेडल दें हमें। हमने रिपोर्ट शाया कर दी क्योंकि हमने इसलिए शाया की कि प्राइम मिनिस्टर ने जेबें भरी हैं अपनी और अपने क्रोनीज की, और उसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट शाया कर दी। वाइस प्राइम मिनिस्टर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने जेबें भरी? 85 रुपए हुई है। आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मैं बता देता हूं, मुझे जवाब दे दें। जब प्राइम मिनिस्टर ने क्या जब फैसला हो रहा था एक्सपोर्ट का, तो प्राइम मिनिस्टर का क्या मौकिफ था? प्राइम मिनिस्टर का क्या मौकिफ था जब शेख रशीद ने उनको बताया कि वफाकी हुकूमत के मना करने के बावजूद उस्मान बुज़दार ने सब्सिडी दी है? क्या प्राइम मिनिस्टर ने किया? जब जून 2019 में असद उमर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े होकर कहा कि चीनी के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करें, क्या किया प्राइम मिनिस्टर ने? जब अवाम की जेबों से पैसा लूटा जा रहा था, मगर ये ऑल थ्रू और अभी तक लूटा जा रहा है। लेकिन आप ये तो कह रहे हैं, आप क्लियर कट एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि इस सारे प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर ने ये गवर्नेंस का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और किसका है? पैसे बनाए? मुझे बताए ना, इमरान खान साहब ने पैसे बनाए। जवाब दे दें कि एक सेकंड, असद उमर बहुत क्लोज है ना, असद उमर बहुत क्लोज है प्राइम मिनिस्टर के। जून 20 2019 को फ्लोर ऑफ द हाउस पर उन्होंने खड़े होकर कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको मालूम है कि क्या हो रहा है चीनी के सेक्टर में, आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करें। तो क्यों नहीं ऑर्डर किया इन्वेस्टिगेशन? असद उमर चले मैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ ले लूं, फिर आप दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा। जी मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपकी पार्टी भी यही समझ रही है कि ये जो है वैसे तो सिंध में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की बुजरा ने, उन्होंने कहा कि वजीर आजम असल जिम्मेदार हैं, और जाहिर है अगर फेडरल ने मना किया तो फिर उस्मान बुज़दार साहब ये कैसे कर सकते हैं? और बुज़दार साहब का भी नाम इसमें नहीं है, तो एतराज जायज है किसी हद तक, क्योंकि उसमें सीएम जो है रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, उनका भी कोई नाम नहीं है। कैसे रिलीफ मिला सारी चीजों में? आप लोग भी इसी स्टांस पे हैं? आदिल भाई, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कहा था, ये एक रिपोर्ट है, आसमानी सहीफा नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट के ऊपर जो मेयार और जो माजी के अंदर जो गुफ्तगू पीटीआई और इमरान खान साहब खुद करते रहे, तो उस गुफ्तगू के तहत कुछ एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होती हैं इनसे। तो जो एक्सपेक्टेशंस इन्होंने खुद क्रिएट की हैं, अब होना तो ऐसे ही चाहिए कि अगर अपोजिशन के लोग अगर सिर्फ उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट हो या कोई एलिगेशन भी हो, उसकी बुनियाद पर नैब हरकत में आ जाता है, उनको गिरफ्तार कर लेता है। तो अभी तक लोग काबीना में बैठे हैं, ओहदों पर विराजमान है, ऐसा क्यों है? मैं कतई तौर पर किसी को सिर्फ इस रिपोर्ट की बुनियाद पे मुल्जिम नहीं ठहराऊंगा, लेकिन ये रिपोर्ट सवाल जरूर खड़े करती है और ये मामला आखिरकार अदालत में तय होना है। लेकिन जुबैर साहब तो कह रहे हैं बाकायदा वजीर आजम ने माल बनाया इसमें।
देखिए, मैं इस तरह की कभी एलिगेशंस लगाने में ना कभी बिलीव करता हूं कि ये जो काम अदालत के करने का है वो अदालत करेगी। मैं बैठ के जजमेंट्स पास नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा सर, अब मैं एक और इशू अगर आपसे डिस्कस करना है, मैं इसका जवाब चंद साहब से ले लूं, फिर हमने आगे। जी 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 एक लम्हा जी, गो अहेड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे भाई अभी उन्होंने नेशनलाइजेशन की बात की। इस हुकूमत का मसला ये है कि देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट एंड नीदर देयर इज, कोई डायरेक्शन भी इनकी नहीं है। अब मुझे ये जरा काइंडली क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये इनकी अपनी सोच है या नेशनलाइज नहीं, उन्होंने कह दिया मेरी राय है, उन्होंने कह दिया मेरी राय है। की राय के ऊपर बैठ के तो हम एयर टाइम में इतनी गुफ्तगू नहीं, मैंने यही बात की है कि आपने वज़ीर आज़म से बात की है। तर्जुमान है, अपनी राय देने से गुरेज करें और ये बताएं। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैं दोबारा कर देता हूँ, मैंने आपकी गुफ्तगू के अंदर मैं दोबारा कर देता हूँ मुस्तफा साहब कि आप भी मेरी गुफ्तगू के अंदर दखलअंदाज नहीं होंगे। मैं छोड़ के चला जाता हूँ, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नहीं, आप बात करें, कंप्लीट करें, बिल्कुल कंप्लीट करें। देखिए ना, गुफ्तगू करने का जुबैर साहब भी आपको पहले यही कह रहे थे कि गुफ्तगू करने का एक तरीका है, हमें अपना मौकफ दे लेने दें। आप जब गुफ्तगू कर रहे थे, आप बताइए कि मैंने एक लुकमा भी दिया, एक लफ्ज भी बीच में ये बात वैसे हम अक्सर कर रहे होते हैं, ये बात ठीक है। अब ये चंद साहब भी कह रहे हैं ये मेरी राय है, और कई वुज़रा आकर कई मामला पर कहते हैं कि ये हमारी राय है, लेकिन पॉलिसी वही है जो कैबिनेट। जी, इससे सवाल ये पैदा होता है, अगर ये इनकी अपनी जाती राय है तो क्या इन्होंने सबसे पहले हमें आकर भाषण देने की बजाय क्या अपनी हुकूमत को कन्विंस किया? क्या काबीना इस बात पर कायल है? और आज आपके प्रोग्राम पर बैठकर ये इस वक्त मार्केट्स को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हमने टेक्सटाइल मिलों को, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट करती हैं, पैसे लेकर आती हैं, डॉलर लेकर आती हैं, हम उनको भी नेशनलाइज करेंगे। आप शुगर इंडस्ट्री को पैगाम दे रहे हैं कि हम आपको नेशनलाइज करेंगे। आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री इस मुल्क की आप क्या पॉलिसी क्या है? अगर आप अपनी हुकूमत को कायल नहीं कर सके तो यहाँ पर बैठकर अपनी राय के जरिए हमें तो कम से कम ये भाषण ना दें कि जब तक आप इस मामले में खुद वाज़ेह राय नहीं रखते। ठीक, ओके जी, मैं वजाहत कर दूं। कर दें। देखिए, जिन्होंने इस मुल्क को लूट कर मिलें बनाई हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी, प्राइवेटाइजेशन होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी का एक रोल होता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी जब मिलों के साथ, कार्टेल के साथ मिल जाए, आवाम को चीनी भी सस्ती ना हो सके, रिपोर्ट्स भी आप कहती हैं ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है, फिर हल क्या है? हल यही है, हम पॉलिटिकल चंद साहब, आप ये कह रहे हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज अगर कार्टेल से मिल जाएं, तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो आपके दौर में भी इसका मतलब कार्टेल से मिल गई ना? इसी रिपोर्ट की रोशनी में बिल्कुल मिली हुई थी। तो बजाय इसके कि आपने रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करना है, मैं कहता हूं अगर पॉलिसी से हटके कोई पॉलिसी लाएंगे? नहीं, पॉलिसी गवर्नमेंट की बिल्कुल वही है, प्राइवेटाइजेशन की है, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है। लेकिन अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेशनलाइजेशन की मेरी बात सुने, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर कहता हूं, जिन्होंने खून निचोड़ कर बिल्लें बनाई हैं, उनकी इस रिपोर्ट से अवाम का पेट नहीं भरेगा। सिर्फ उनकी मिले वापस अवाम के हवाले करें ना। चलो, नेशनलाइजेशन का लफ्ज वापस कर दे, अवाम के हवाले करें वो मिले जिनके खून से ये बनी है। जो पॉलिटिकल प्रोसेस, जो पॉलिटिक्स में एक रूलिंग क्लब के जरिए कोई बरादरान, मुन्नू बरादरान, वो जो बेचारे सियासत नहीं करते थे, उनकी मिलने किधर गई? चंद साहब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, अब ये मेरा भाई एवं ही ना एक मतलब वो नेशनलाइजेशन के मामले को एक ग्रिल कर रहा है, आपको पकड़ लिया, वो नहीं है, वो बात नहीं है। बात ये है कि नेशनलाइजेशन से क्या हमें माजी में फायदा हुआ है? हमारी एजुकेशन और दूसरों के मिलों को बैठ के डिफेंड करने बैठ गए। सर, हमारी एजुकेशन और हेल्थ अच्छी हुई है, नेशनलाइजेशन से माजी में हमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी एडवोकेट थी नेशनलाइजेशन की, अपने आखिरी दौर में वो भी नेशनलाइजेशन की खामियां बताते रहे हैं। तो इससे ये तो अब डिबेट ही मेरा ख्याल नहीं होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को और रिफाइन करें, स्ट्रेंथन करें, बजाय इसके कि हम और अपने लिए सरमायादाराना निजाम के हम हर वक्त पिट्ठू बने रहे ना, यही आप चाहते हैं ना, तो बने रहे में भुगते फिर कार्टल कैसे निपटेंगे? कभी सीमेंट कार्टल, कभी शुगर कार्टल, कभी घी कार्टल। चंद साहब, ये एक मिनट, मैं अपने सारे सरमायादारों के नुमाइंदा मैं तो मान कर नहीं बैठ सकता। मुझे ये बताएं, आज अगर आप अपनी पार्टी में या कैबिनेट में ये बातें, मैं पार्टी के अंदर भी कहूंगा, सर सुन तो लें, बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि कितने % लोग आपका साथ देंगे इस मामले पे? कोई भी ना दे। अच्छा, ये फिर आपकी जाती राय कोई भी ना दे, तो ये बात, और सारे देंगे राय। लेकिन ये माफियाज को, आप माफिया से लड़े ना, माफियाज के साथ लड़ने के लिए निकले, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। अच्छा, अभी पहली ईंट पहला पत्थर इमरान खान साहब ने मारा, ये लड़ाई शुरू हुई है। ये लड़ाई मंतकी जान तक जब भयानक खेल पड़ेगा जनाब, तो फिर या मजदूर के साथ खड़ा होना पड़ेगा या इन सरमायादारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। खोखर साहब, आप कुछ कह रहे थे जनाब? जुमला कहना चाहता हूं कि देखिए, खुदारा इस वक्त गैर जरूरी बहसों में ना उलझें। इस वक्त हमारे सामने आपने अभी इंट्रो दिया है
हमारे गैर पीक कर कोरोना केसेस हमारे सामने इस वक्त जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, खुदारा उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। लेकिन मुस्तफा भाई एक सेकंड, मुस्तफा भाई प्रॉब्लम, अच्छा एक तो ये चंद साहब कह रहे हैं जो पॉलिटिकल कोरोना है उसका क्या करें, लेकिन मेरा सवाल, खोकर साहब मेरा सवाल ले लें। वो लोगों की जान बचाने की है, और उस जान बचाने की गुफ्तगू में आप लोगों को माजरत के साथ पिछले 2 महीने से आप कोई डायरेक्शन नहीं दे सके। आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को कंफ्यूज किया। वजीर आजम तनहा खड़े नजर आए, पूरा मुल्क कहता रहा कि आप लॉकडाउन करें, हमारे पास कोई तरीका नहीं है सिवाय से बचने का, इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज भी आप कंफ्यूज हैं। आज ये आप क्या बहस कर रहे हैं हमारे साथ? आज आप कौम को डायरेक्शन दें। आप कहते हैं कि लोग घरों में नहीं बैठते, आप हुकूमत है, आपका काम है रेट एस्टैब्लिश करना। आप लोगों को घरों के अंदर बैठाएं, उनकी जान बचाएं। आप हमारे साथ ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? खुदारा इस वक्त लोगों की जान बचाना आपकी सर, ये बात तो वैसे बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है ना कि या तो हमें ये फैसला करना पड़ेगा हम खोल रहे हैं और वी वुड गो टू एनी एक्सटेंट और हम उसको एसओपीस को इंप्लीमेंट कराएंगे। अगर देखें, अगर आप अपने मुशीर सेहत की गुफ्तगू सुने, लिटरली खौफ आ रहा है कि इतना नंबर बढ़ रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, हम करें तो करें क्या? वजीर ही डरा रहे हैं, वजीर ही निकाल रहे हैं, या ये हो कि जी जो भी, एक मिनट साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, या तो हम ये फैसला कर लेना हमने खोलना है। मैंने अगेन कहा आपकी पॉलिसी ठीक हो सकती है, लेकिन फिर उस फैसले के साथ हमें स्टिक होना पड़ेगा। एक सूबा अलग बात, दूसरा सूबा अलग बात, तीसरा सूबा अलग बात, उससे कंफ्यूजन तो बाहर आती है। सूबों को भी चाहिए ना फिर फेडरल की बात माने, सूबों को भी चाहिए जो मीटिंग्स के अंदर बैठ के, जो मीटिंग के अंदर बैठ के जो इत्तेफाक राय पैदा करते हैं बाहर कॉन्फ्रेंस में। आपके कहने पे वैसे सूबों ने मान तो लिया, जब आपने कहा खोल दो तब खोल दिया, और लॉकडाउन तो खैर अशराफिया ने लगाया था, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात होगी। वेलकम बैक जुबैर साहब। अब एक जब सवाल हम उठाते हैं तो हुकूमत अपनी माशी तौर पर बेबसी या मजबूरी का इजहार करती है ना कि भाई चलाना भी तो है हमने निज़ाम को, हम किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। और फिर सच बात तो ये है कि बेशक टेस्टिंग कैपेसिटी हमने अपनी कुछ काफी हद तक बेहतर तो की है, लेकिन अभी भी हम अप टू द मार्क नहीं। अगर हम कल कंप्लीट लॉकडाउन भी हो, जुबैर साहब जी, चंद साहब जरा खोकर साहब, जब तो उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, जब तो कोशिश करते हैं उनको कनेक्ट करें। जो मुस्तफा खोकर साहब ने एतराज उठाया वो कह रहे हैं कि अभी जो हमारे सामने जो टेस्टिंग कैपेसिटी आप बढ़ाएंगे, बड़ी है तो मरीज भी यकीनन आएंगे, हाई भी आएगी, लेकिन हुकूमत तो उनके लिए ही कर सकती है कि आइसोलेशन सेंटर उनके लिए प्रोवाइड करे, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। अब उससे आगे थोड़ा सा अब आवाम को भी हम समझाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस पे कायम रखें, लोग खुद भी बचने की कोशिश करें, दूसरों को भी बचाएं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे इतने वसाइल ही नहीं है कि अकेली हुकूमत कुछ कर सके, और सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत बड़ी जरूरी चीज है। ठीक है, आपने पॉइंट पहले भी रेज किया था, मैं जरा वक्त थोड़ा कम है, मैं जुबैर साहब का भी पॉइंट ले लूं। ज्यादा है 18वीं तरमीम के बाद, एनएफसी वार्ड के बाद, उस वजह से आपकी हुकूमत मजबूर है। फैसिलिटीज जो है वो भी सूबों की बेसिक जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ऐसा बताऊं, वफाक और सूबे एक पेज पे होने चाहिए। आपको आवाज आ रही है जुबैर साहब? जी आ रही है आवाज। जी। अच्छा, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि तो सूबों का भी सेम पेज पे ना होना भी हमारी वजह से मसला है, लेकिन लोगों को ही समझा सकते हैं, हम मजीद इस तरह बंद नहीं कर सकते मुल्क को। हम देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कितने सीरियस हैं अपने मैसेज पे। फेडरल हुकूमत लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से बिल्कुल सीरियस नहीं थे, इस वबा को लेके सीरियस नहीं थे। वो इसको अंडरमाइन कर रहे थे, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं करते हैं, अभी तक कर रहे हैं। तो पहले तो ये है कि वो कभी सीरियस थे ही नहीं। वो एक सेंटेंस नहीं पूरा इस वबा के मुताल्लिक सीरियसनेस के हवाले से कौम को मैसेज देते। आज तक आप निकाल के देख ले, वो बात करना शुरू करते हैं और आधे सेंटेंस में दूसरे इश्यूज पर पहुंच जाए। बिल्कुल सही है, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड 200 ममालिक में जिनके लिए फैसला आसान था। सिर्फ इशू क्या था? आपको रेकग्नाइज करना था ये कितनी सीरियस है, आपको रेकग्नाइज करना था आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है जिसमें आपने वो लॉकडाउन करना है और सीरियस लॉकडाउन करना है, और उसको 3, 4, 5 हफ्ते से ज्यादा नहीं लेके जा सकते। मगरबी ममालिक नहीं लेके जा सकते। ये कहते हैं जी मगरबी ममालिक की भी रिलैक्सेशन, वहां जब कर्व नीचे आना शुरू हो गया, कर्व ऊपर जा रहा है तो किसी ने नहीं। आज जुमा है, आज जाके अपने रिपोर्टर से पूछ लें आज पूरे पाकिस्तान में क्या था माहौल, और क्या इनकी हुकूमत की तरफ से क्या हिस्टोरिक रिकॉर्ड किया था, कितनी सख्ती से कहा गया था। कुछ भी नहीं। प्रेसिडेंट साहब बैठते हैं, 20 निकाती एजेंडे पर एग्री करते हैं, सर वक्त खत्म हो गया, और फिर उसके बाद ऐसी खुली छूट देते हैं, सिंध हुकूमत को अंडरमाइन करते हैं। सिंध हुकूमत का आज पहला जुमा था 2 महीने में जो पूरा खुला था बिल्कुल माहौल, और लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। थैंक यू सो मच मोहम्मद जुबैर साहब, नदीम अफजल चंद साहब, मुस्तफा नवाज खोकर साहब। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो है अगर वाकई
हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मामले को नहीं समझा तो ये वाकई वो टाइम था जब यहाँ पर स्पाइक हाई थी और उस पर हमने जो है वो मुल्क खोल भी दिया था। तो बहरहाल लोगों को भी खुद ये समझना होगा, क्योंकि जान तो सबको अपनी प्यारी होनी चाहिए, बेशक पॉलिसीज कुछ भी हो। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।